बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 एमसीक्यूज फिजिक्स पॉइंट बाय आसुशी से। तो पहला एमसीक्यू था बच्चों हमारे पास, इन एन एसी सर्किट विद रजिस्टर ओनली द करंट एंड वोल्टेज हैव फेज डिफरेंस ऑफ। जब रजिस्टर की बात करेंगे तो रजिस्टर के अंदर करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, और अगर उनका फेजर ड्रॉ करेंगे तो करंट का फेजर भी उसी सिमत में जाएगा, वोल्टेज का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी उसी सिमत में होगी। मतलब इन फेज होते हैं करंट और वोल्टेज, इसलिए फेज डिफरेंस क्या होगा वहां पे, जीरो। सेकंड एमसीक्यूज है, ये उसी एमसीक्यूज की अल्टरेशन है, नीचे दी गई। इन प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। चूंकि अगर हम फार्मूला देखें तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा। अगर थीटा जीरो है, वोल्टेज भी जीरो, करंट भी जीरो। अगर 90 है साइन, तो वोल्टेज भी मैक्सिमम, करंट भी मैक्सिमम। मीन इसका ये होगा कि करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर, तो लिहाजा इनके अंदर फेज डिफरेंस जीरो होगा। ये दोनों एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, इस फॉर्म में आएगा तो जीरो फेज डिफरेंस। अगर रेजिस्टिव सर्किट को इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें, जैसे कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा होता है, तो जो लेफ्ट साइड पर V होगा वो इंस्टेंटेनियस होता है। V नॉट हमें क्या देता है, पीक वैल्यू, और साइन थीटा, थीटा क्या है, फेज। थीटा क्या है, फेज। तो हमारे पास अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें तो करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं रेजिस्टिव सर्किट के अंदर, क्योंकि उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। direct current cannot flow through the capacitor because in between the plate of capacitor there is an insulator material present. That material is known as dielectric. तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटर में से डीसी करंट पास नहीं करता, और इसमें सिर्फ फ्लो करेगा एसी कंडक्टर, वो भी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की वजह से। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें याद रखो, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होकर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होकर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये ऑर्थोगोनल का वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से वैक्यूम के अंदर से, स्पेस के अंदर से लाइट वेव्स या हीटिंग वेव्स हमारी जमीन तक आ रही होती हैं। तो इसमें याद रखिएगा ये ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर का ऑप्शन बोर्ड में आएगा आपको। फिफ्थ एमसीक्यू है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर बिहेव ऑपोजिटली एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर इंडक्टेंस की बात करें, इंडक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली रिलेटेड मानी जाती है, और कैपेसिटेंस की बात की जाए तो वो इनवर्सली रिलेटेड है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी के लिहाज से ही वेरिएशन देखते हैं। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में हम एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्कस नहीं कर सकते। तो एमसीक्यू नंबर 6 है आपके पास, DC current cannot flow through a capacitor continuously because the presence of insulator or dielectric material between the plates of the capacitor। ये पिछले एमसीक्यू में डिस्कस हो चुका है कि डीसी करंट कैपेसिटर में फ्लो क्यों नहीं करता। उसकी रीजन आपने बतानी है कि प्लेट के दरमियान एक इंसुलेटर होता है, उस इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू स्पेस के लिए और एयर के लिए 1 कंसीडर की जाती है। जबकि अदर केसेस के अंदर, जो अगर हमने डाइलेक्ट्रिक को माना है प्लास्टिक है, वुड है, रबर है, या हमारे पास कोई भी पेपर फॉर्म में है, उस केस में डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर कंसीडर करनी है अपने। 7 एमसीक्यूज है, इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप एनर्जी स्टोर इंडक्टर का फॉर्मूला याद होगा, E इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट इंटू ए एल। तो एनर्जी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन टू स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसी एमसीक्यू में कैपेसिटर करता, तो कैपेसिटर कैसे स्टोर करेगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्ट रिलेशन होती है, और इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो इंडक्टर आए तो मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर अगर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने राइट पिक करना है। 8th MCQ is the process of combining of low frequency signal with high frequency radio wave is called modulation। मॉड्यूलेशन दो तरह की होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी होती है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी होती है। The opposition offered by the capacitor to flow AC
इज कॉल्ड रिएक्टेंस। जो स्टोर करने की एबिलिटी है चार्ज वो उसकी कैपेसिटेंस है। इंडक्टेंस जो होती है वो इंडक्टर की होती है। तो हमने यहाँ पे टिक करना है रिएक्टेंस, तो पूरा स्टेटमेंट आनी चाहिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड की जाती है कैपेसिटर से टू फ्लो ऑफ एसी करंट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बीटा इज करेक्ट आंसर। पावर इन रेजिस्टिव सर्किट, मैंने अभी आपको बताया था कि रेजिस्टिव सर्किट वो होगा जिसके अंदर करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, इन फेज। करंट और वोल्टेज की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या फेजर रिप्रेजेंटेशन सेम होती हैं। करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस 0 होता है, इट मीन वो इन फेज होते हैं। कॉस 0 होने की वजह से P इज इक्वल टू आई वी करेक्ट आंसर होगा। तो P वैसे पावर का फॉर्मूला का P इज इक्वल टू आई वी कॉस थीटा। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर कॉस थीटा की वैल्यू हम 1 कंसीडर करते हैं एंगल 0 होने की वजह से। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका, अल्फा। 11th एमसीक्यूज है, इन द कैपेसिटिव सर्किट कनेक्टेड टू एसी सोर्स Q0 स्लोप ऑफ QT कर्व मैक्सिमम होती है। क्योंकि जब प्लेट पे चार्ज 0 होगा तो पीछे से हमारे पास जो स्लोप की पीक अगर देखें वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम देगा, तो करंट भी उसमें मैक्सिमम फ्लो करता है। ये हमारे पास एसी थ्रू कैपेसिटर का एमसीक्यूज है। कैपेसिटर विल हैव अ लार्ज रिएक्टेंस एट लो फ्रीक्वेंसी। आपको पता है रिएक्टेंस अगर निकालनी हो तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/ओमेगा सी। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/f ऑफ सी। कि जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास लो होगी एक्स सी की वैल्यू लार्ज होगी। जो एक्स सी है इनवर्सली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिएक्टेंस मस्ट बी हायर, और हाई फ्रीक्वेंसी पर रिएक्टेंस क्या होगी, लो होगी। तो इसका अल्फा इज करेक्ट आंसर। स्लोप ऑफ QT कर्व एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम गिव्स करंट। तो स्लोप किससे हम फाइंड की थी, हमने डेल्टा Q ओवर डेल्टा T के मेथड से। स्लोप निकालने का मेथड क्या होगा, स्लोप निकालने के लिए या हम tan यूज कर सकते हैं, या स्लोप को फाइंड करने के लिए y ओवर x यूज कर सकते हैं, या स्लोप को निकालने के लिए साइन ओवर कॉस का फंक्शन लगाते हैं। तो वर्टिकल पे चार्ज और हॉरिजॉन्टल पे हमने करंट कंसीडर करके स्लोप फाइंड की थी डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। तो रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम जो होता है दैट विल गिव अस करंट। तो स्लोप आपको करंट देगी QT कर्व के अंदर। एट हाई फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी स्मॉल। क्योंकि अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी रिएक्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली रिलेटेड होगी। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कैपेसिटिव की रिएक्टेंस बढ़ जाती है। अगर इसी एमसीक्यू को मैं इंडक्टर के केस में पूछता तो एट हाई फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, तो वो क्या होगी, लार्ज। इंडक्टेंस जो होती है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट रिलेशन होती है, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वो इनवर्स रिलेशन होती है। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी। अगर इसी एमसीक्यू में पूछा जाता है आपसे इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से उसकी वैल्यू लार्ज आनी थी। खैर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अल्फा इज करेक्ट। 15 एमसीक्यूज है, इन केस ऑफ कैपेसिटर द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस हो आपके पास, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, रेजिस्टेंस हो, इन सब का सम जो है वो इंपीडेंस हो, सबका यूनिट ओहम होता है। रिएक्टेंस का कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का इंपीडेंस सबको हम ओहम में मेजर करते हैं। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 16 देखेंगे आप। 16 में क्या दिया हुआ, कैपेसिटर कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज सोर्स दिया हुआ 20 वोल्ट का, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज 31.8। रिएक्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको आता है, अभी डिस्कस किया था मैंने। x इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/f ऑफ सी। उसकी मदद से आप आसानी इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बीटा इज करेक्ट आंसर। In pure capacitor AC circuit, the current I and charge Q are out of phase. कैपेसिटर के अंदर याद रखो करंट लीड करता है, वोल्टेज क्या करते हैं, लैग। इस वजह से कैपेसिटर की अगर बात की जाए तो लीड और लैग कितने एंगल पे होता है, 90 डिग्री पर। तो इसका मतलब है प्योर अगर हमारा एसी सर्किट हो उसके अंदर अगर हम कैपेसिटर यूज करें तो करंट और जो हमारे पास चार्ज क्या होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे। चार्ज ने वेरी करना है, 0 के ऊपर था तो करंट हमारा मैक्सिमम पे था। जब फुली कैपेसिटर की प्लेट चार्ज हो जाती है तो करंट हमारा 0 पे आता है। तो ये हमेशा आउट ऑफ फेज रहते हैं। अगर फेज डिफरेंस पूछता है आपसे पेपर में तो फिर आपने कहना है 90 डिग्री। 17 एमसीक्यू को इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि प्योर कैपेसिटर में
करंट और चार्ज भी आउट ऑफ फेज होते हैं, करंट और वोल्टेज भी आउट ऑफ फेज होते हैं, चार्ज और वोल्टेज इन फेज होते हैं। चार्ज जीरो, हमारी स्लोप क्या थी, मैक्सिमम, तो हमने कहा था करंट मैक्सिमम। जब कैपेसिटर की प्लेटें फुली चार्ज हो जाएंगी तो उसके ऊपर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है। तो मतलब इसके दरमियान हमेशा आउट ऑफ फेज रहते हैं ये। और कितनी आउट ऑफ फेज होते हैं, 90 डिग्री पे। 18 MCQs है, a device that allows only to flow of DC current through a circuit is called inductor। तो इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिकली तौर पर एनर्जी स्टोर कर लेता है, इसलिए वो एसी की ऑपोजिशन करता है। और कैपेसिटर जो होता है वो एसी को फ्लो करवाता है, इंडक्टर जो है वो डीसी को फ्लो करवाता है, जनरेटर जो है वो क्रिएट करता है, ट्रांसफार्मर जो है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ या वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए यूज करते हैं आप। तो 19 MCQ is फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन इंडक्टिव सर्किट। तो फेज डिफरेंस अगर हम किसकी बात करेंगे, करंट और वोल्टेज, इंडक्टिव सर्किट के अंदर कितना होगा, π/2 r 90 डिग्री। इंडक्टर के अंदर हमारे पास जो वोल्टेज है वो लीड करते हैं, करंट वो क्या करता है, लैग। ये हमारे पास लेंज लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि पहले इंडक्टिव कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके बाद करंट फ्लो करता है। इसका मतलब जो इंडक्टर है आपका उसमें वोल्टेज लीड करेंगे और करंट आपका लैग करेगा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, या करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज। ऐसे भी एमसीक्यू आ सकता था, जिस तरह से ये स्टेटमेंट दी है। प्योर एसी सर्किट कैपेसिटर लगाया था, और अगर फेज डिफरेंस पूछी जाए तो वो 90 है, अगर फेज पूछी जाए तो वो आउट ऑफ फेज होगी, इंडक्टर में भी और कैपेसिटर में भी। एमसीक्यू नंबर 20 है, व्हेन एन इंडक्टर कम्स क्लोज टू अ मेटालिक ऑब्जेक्ट इट्स इंडक्टेंस। इंडक्टेंस डेफिनेटली क्या होगी, उसकी डिक्रीज होगी। तो उसकी वजह क्या है, उसमें ईएमएफ पैदा होगी, और वो ईएमएफ जो पैदा हो रही है फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। उस वजह से जो हमारी इंडक्टेंस है मेटालिक ऑब्जेक्ट के पास होने से वो डिक्रीज होती है। अल्फा इज करेक्ट आंसर। 21 MCQ है, विच कंज्यूम स्मॉल पावर, इंडक्टर। इंडक्टर की रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होती है, इसलिए उसकी पावर लॉस सबसे कम। तो रेजिस्टर इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी इज कॉल्ड रेजिस्टर। ये तो काम ही रेजिस्टर का होता है कि आपके करंट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना। मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। तो इंडक्टर ही वो डिवाइस है जिसकी सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस होती है। और नॉर्मली थिक कॉपर वायर का इंडक्टर बनाया जाता है, थिक कॉपर वायर को वाउंड करेंगे, दैट वी वुड कॉल द इंडक्टर और कॉइल। इंडक्टेंस ऑफ कॉइल कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग आयरन कोर। आयरन कोर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती हैं, इजीली मैग्नेटाइज और इजीली क्या होता है, डीमैग्नेटाइज। इसलिए हम आयरन कोर यूज करके इंडक्टेंस कॉइल की आसानी से बढ़ा सकते हैं। पावर फैक्टर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, वो आपको भी बताया था मैंने, 1। पावर फैक्टर किसको कहते हैं, कॉस थीटा को। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉस 0 कितना होता है, 1। डेल्टा इज करेक्ट आंसर। इन आरएलसी सीरीज सर्किट करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो करंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम। अगर आप आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर देखते हैं, रेजोनेंस सर्किट के अंदर, उसमें हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस वो आउट ऑफ फेज होते हैं एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से इंडक्टिव रिएक्टेंस कैंसिल हो जाती है, पीछे सिर्फ हमारा सर्किट जो बचता है वो रेजिस्टिव बचता है। मतलब यूं कहें, आर एल सी सर्किट के अंदर इंपीडेंस मिनिमम होगी। इंपीडेंस और करंट आपस में क्या होते हैं, इनवर्स रिलेटेड। जब इंपीडेंस मिनिमम पे होगी, करंट हमारा मैक्सिमम पे। इंपीडेंस मिनिमम क्यों होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस कैंसिल होते हैं, इंपीडेंस आपकी आर की इक्वल आएगी, इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम आर के इक्वल होगी, और जब इंपीडेंस मिनिमम तो करंट हमारी मैक्सिमम। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंपीडेंस ऑफ आर एल सी सीरीज सर्किट वो हमारे पास क्या होगी। अब रेजोनेंस सर्किट देख रहे हैं इन आर एल सीरीज सर्किट, नहीं, हम इसको सीरीज में करेंगे तो मिनिमम। इसी लाइन को अगर मैं कर देता, ये इसके लिए से ठीक है लाइन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंपीडेंस आरएलसी सीरीज सर्किट वो मिनिमम होती है, इसलिए करंट मैक्सिमम। उसी का अल्टरेशन पूछा हुआ आपसे इसके अंदर। अगर इसकी जगह पे हम यूज कर लेते हैं पैरेलल सर्किट, अगर हम आरएलसी पैरेलल सर्किट यूज करते हैं, फिर आंसर क्या हो जाता है हमारा, मैक्सिमम। इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमारा मिनिमम ठीक है। तो ये था बच्चों आपके पास एमसीक्यू नंबर 25। उसके बाद देखें आप 25 के बाद नेक्स्ट 26।
इन 3 फेज वोल्टेज अक्रॉस एनी 2 लाइंस। तो बच्चों सिंगल लाइन का वोल्टेज हमारे पास वो 230 होगा, जबकि अगर हम 2 लाइन का कंबाइन लेंगे तो वो कितना होगा 400 वोल्ट। जो एडिशनल वोल्टेज होता है ना वो पावर लॉस की वजह से कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो 460 नहीं मानेंगे, हम उसको मानेंगे 400 वोल्ट। कि सिंगल फेज लाइन का जो होगा वो 230 होता है 3 फेज में, 2 लाइन का कंबाइन आप आउटपुट ले रहे हैं तो वहां पे 400 वोल्ट होगा और बाकी जो 60 वोल्ट है वो कंज्यूम हो जाएगा। In a 3-phase AC generator, the phase difference between pair of coils 120 degree, 120, 120 और 120 टोटल कितना बनेगा 360। Thanks physics point by Asar Rashid. Share my video to other students